हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन की अवधारणा अर्थात इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं, इसके महत्व के बारे में बात कर चुके हैं और इसके साथ ही इसकी कुछ डेफिनेशंस, इसकी परिभाषाएं भी हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको मूल्यांकन का महत्व पढ़ाया है, अगर आपसे मूल्यांकन के उद्देश्य पूछे जाएं तो महत्व वाले पॉइंट ही उद्देश्यों में आएंगे। तो वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको आज की क्लास में ये भी बता रही हूँ कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको मूल्यांकन का महत्व पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड बिंदु ही होंगे अगर आपसे उद्देश्य पूछे जाते हैं मूल्यांकन के तब भी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में मूल्यांकन की विधियां हमने पढ़नी है। यहाँ पे आपके सामने एक रेखा चित्र बना हुआ है, एक पाई चार्ट बना हुआ है। इसके सहयोग से हम मूल्यांकन की विधियों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इसके दो पार्ट किए हुए हैं आपके सामने, परिमाणात्मक विधियां, और यहाँ पे मैंने लिखा है परीक्षा, यानी यहाँ पे परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत परीक्षा ली जाती है। इसके बाद ये है गुणात्मक विधियां, और फिर ये इसके आगे से प्रकार हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं परिमाणात्मक विधियां, अर्थात परीक्षा जो विधि है उसमें किस तरह से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं: लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं। फिर लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं: निबंधात्मक परीक्षा, लघु उत्तर परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। फिर ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आगे ये प्रकार हैं आपके सामने 7। ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं? बहुविकल्प परीक्षा, रिक्त स्थानों की पूर्ति, चुनाव वाक्य पूर्ति, सत्य असत्य, युगलीकरण परीक्षा, वर्गीकृत परीक्षा और व्यवस्थीकरण परीक्षा। ये तो हो गया हमारी परिमाणात्मक विधियां, यानी परीक्षा के आधार पर किस तरह से ये बच्चे का मूल्यांकन करती हैं, इसकी बात हो गई। अब देखिए, गुणात्मक विधियों में आते हैं संचित अभिलेख, अवलोकन या पर्यवेक्षण, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, घटनावृत्त, रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी, और फिर है प्रश्नावली क्वेश्चनरी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पाई चार्ट को हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। अब एक एक के बारे में हम जानने वाले हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसे एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले परिमाणात्मक विधियां अर्थात परीक्षाएं जो ली जाती हैं वो 3 प्रकार की: लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा में अंतर उसी प्रकार से है जिस तरह से मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर होता है। लिखित परीक्षा में बच्चे को प्रश्नों के उत्तर लिख करके देने होते हैं। मौखिक परीक्षा में हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए उससे मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं और उसे मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए अर्थात बोल करके हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, ये हमें वैसे पहले से ही पता था। प्रायोगिक परीक्षा क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रयोग, यानी लैब में ले जा करके आप बच्चे का जो प्रैक्टिकल लेते हैं और उसके आधार पर उसको मार्क्स देते हैं, तो वो प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत आ सकता है। अब आपका यहाँ पे बीएड के दौरान भी, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो जो आपके लेसन्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क जो होता है, जैसे माइक्रो टीचिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं, या फिर इसके अलावा टीपी के मार्क्स हो गए, आपके फाइनल लेसन, क्रिटिसिज्म लेसन के मार्क्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रैक्टिकली आपको एज अ टीचर क्लास में पढ़ाना है और ये आपकी एक प्रायोगिक परीक्षा ही हो गई है। यहाँ पे ये मत समझना, यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसका मतलब केवल लैब में जाकर के ही जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं उन्हीं में
उसे रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी प्रैक्टिकली, जिसमें हमें किसी क्रिया के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपनी नॉलेज को दिखाना होता है, अपने ज्ञान को दिखाना होता है, तो उसे हम प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत ही रखते हैं। तो पहले प्रकार का रिटन एग्जाम हो गया, दूसरे प्रकार का ओरल एग्जाम हो गया, और तीसरा हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम। अब यहाँ पे ये जो रिटन एग्जाम है वो भी आगे ये 3 प्रकार का हो सकता है। सब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, या फिर जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो हो गए, और या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब निबंधात्मक प्रश्नों में हमें पता ही है क्या करना होता है। जो निबंधात्मक परीक्षा होगी या निबंधात्मक प्रश्न होंगे, उसमें हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसे हमें पूरे डिटेल में लिखना होता है। इवन यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आपको इसे 400 से 600 शब्दों में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, यानी एक निबंध के रूप में लिखना। ठीक है, प्रश्न का उत्तर एक निबंध के रूप में लिखना होता है। और अगर बात करें लघु उत्तर परीक्षा की, तो लघु उत्तर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे उत्तर दिया जाता है या तो एक शब्द में, या फिर हम ये कह सकते हैं एक शब्द भी ना कहो तो दो चार शब्दों में, या 1 से 4 से 5 पंक्तियों में इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, 4 से 5 पंक्तियां हो सकती हैं, और शब्द कितने हो सकते हैं, तो 100 से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में। अब यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पता ही है बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपस में कंपैरिजन करें तो जो परीक्षा अच्छी मानी जाती है, जो वो है क्वेश्चंस हैं जो अच्छे माने जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप माने जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो या परीक्षा हो, वो पूरी तरह से विश्वसनीय होती है। और कैसी होती है, वैध भी होती है, विश्वसनीय भी होती है, और इससे जो परिणाम आते हैं वो सार्थक होते हैं। और वस्तुनिष्ठ तो होती है, क्योंकि नाम ही इसका वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है उसको ही आजकल प्रयोग में लिया जा रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ऐसी ही परीक्षा कराई जाती है, हम सभी जानते हैं। हम सब कंपटीशन फाइट करते हैं तो आपको पता ही ऐसी परीक्षा ही होती है हमारी भी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि ये पूरी तरह से वैध है, विश्वसनीय है और वस्तुनिष्ठ है, व्यवहारिक भी है ये, और इसमें विभेदकारिता का भी ध्यान रखा जाता है। तो जो मूल्यांकन की मैंने विशेषताएं बताई हैं वो इसमें आती हैं सारी की सारी, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छा समझा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अब ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रश्न होते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं। किस किस टाइप के हो सकते हैं, एक एक करके इनको जान लेते हैं। देखिए, बहुविकल्प परीक्षा जैसे हमारे कॉम्पिटिशन्स में होता है, क्या होता है कि एक प्रश्न दिया हुआ होता है, नीचे उसके 4 विकल्प दिए होते हैं, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, हमें उनमें से किसी एक जो सही आंसर है उस प्रश्न का, जो उस ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है 1 लाइन में 2 लाइन में, उसका जो सही वाला आंसर है जिस किसी भी ऑप्शन में, उसको चूज करना होता है। तो बहुविकल्पात्मक परीक्षा होती है। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी जो खाली स्थान भरो वाले जो आते हैं प्रश्न, उनकी बात हो रही है। फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे कि एक बीच में से डैश दिया हुआ होता है और वहां पे हमें राइट जो हमारा वर्ड है वो फिल करना होता है। अब आगे है चुनाव वाक्य पूर्ति। चुनाव वाक्य पूर्ति यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, हमें एक लाइन दे दी जाती है, बीच में से 1-2 वर्ड जो है, एक वर्ड जो है वो वहां पे नहीं दिया होता, यानी टाइप ऐसा ही होता है उसका, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। लेकिन इसमें आपके पास हेल्प बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपके पास जो हेल्प बॉक्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चुनाव वाक्य पूर्ति में क्या करना है, हेल्प बॉक्स में से उस लाइन के अकॉर्डिंग या उस पॉइंट के अकॉर्डिंग या उस खाली स्थान के अकॉर्डिंग वहां पे जो वर्ड आना चाहिए उसका चुनाव करके आपने वाक्य को पूरा करना है। होगा तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे क्या दिया होगा, हेल्प बॉक्स दिया होगा। ये 2 तरह से होता है, या तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दे देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, 2 वर्ड लिख देते हैं कि इनमें से क्या आएगा। ठीक है, जैसे लिख दिया कि गर्मी की ऋतु में हम डैश वस्त्र पहनते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और आगे लिख दिया है सूती और स्लैश लगा दिया ऊनी,
तो अब बच्चे को देखना है कि क्या पूछा गया है कि गर्मी की ऋतु में कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो सूती या ऊनी, इन दो शब्दों में से उसे सही शब्द का चुनाव करके वहां पे वाक्य की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या दिया जाता है, एक हेल्प बॉक्स दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको इकट्ठे एक साथ 5 से 6 फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए गए हैं और ऊपर एक हेल्प बॉक्स बना करके उसमें कई बार तो एक एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को, ताकि बच्चे की जो अवबोध क्षमता है या उसकी जो ज्ञान क्षमता है उसको चेक करने के लिए एक एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसको क्या करना होता है, उन 5-6 के अंदर हेल्प बॉक्स में से जो वर्ड सही है, जो उस वाक्य के अकॉर्डिंग है, उसको उठा करके उन सब शब्दों को सेट करना होता है कि कौन सी लाइन में कौन सा वाक्य आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर देखिए सत्य असत्य, हमें पता ही है, राइट रॉन्ग हम भी बनाते हैं ना। हम जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो हम भी तो मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। तो हम कौन से वाले प्रश्न बनाते हैं, आप भी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाते हो, खाली स्थानों की पूर्ति बनाते हो, सत्य असत्य बनाते हो। ऐसे कहते हैं ना हम कि 2 आप बना लो, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप बना लो और 2 खाली स्थानों की पूर्ति यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति फिलिंग द ब्लैंक्स बना लो और 2 राइट रॉन्ग वाले बना लो। हम भी तो यही कहते हैं, आपको 6 प्रश्न बनाते हो आप लोग। तो यहाँ पे वही चीज है, हम कैसी परीक्षा ले रहे हैं बच्चे की मूल्यांकन के अंतर्गत, अपने लेसन प्लान में हम भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हैं, विश्वसनीय हैं और इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही वैध हैं, व्यवहारिक हैं और फिर विभेदकारिता का गुण भी है। बहुत सारे जो हैं इसके टाइप्स होते हैं, जिससे कि हम क्लास में हमारे स्टूडेंट जो विभिन्न क्षमताओं के हैं उनके आधार पर चयन करके और अपनी जो हमारा एग्जाम पेपर है या जो हमारी परीक्षा उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बात होगी, सत्य सत्य भी हमें पता ही है। फिर उसके बाद युगलीकरण परीक्षा। अब यहाँ पे ये जो मैंने शब्द लिखा है शुद्ध हिंदी का युगलीकरण, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा। युगल मतलब जोड़ा बनाना, ठीक है, सीधा सही बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने बात की है मैचिंग की। मैचिंग होते हैं ना, एक साइड पे 5-6 वर्ड्स दिए हैं, दूसरी साइड पे 5-6 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपस में उनको मैच करना होता है। इस तरह से युगलीकरण परीक्षा का मतलब, इतने ज़्यादा पजल मत होइएगा, बहुत ही आसान सी इसका मीनिंग है और हमने ये बहुत बार किया है। मैचिंग वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, युगलीकरण परीक्षा। युगल का मतलब होता है जोड़ा बनाना, तो जोड़े बनाने होते हैं। फिर देखिए वर्गीकृत परीक्षा। वर्गीकृत यानी वर्गों में विभाजित करना। ग्रुपिंग करना मतलब ऐसे मान लीजिए एक लाइन के अंदर आपको 5 शब्द दे दिए गए हैं और उसमें जो यानी 5 शब्द दिए हैं जो कि एक समूह है, एक समूह का हिस्सा है, तो आपको चूज करना है कि उसमें से कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है। तो आप उसको जो नहीं है उसको राउंड करना होता है, गोला लगाना होता है। मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा दे रखी है आपको बहुत सारी और उसमें से आपको ये बोला हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा बहुत सारी लिखी हुई हैं और उसमें से आपको कहा जा रहा है कि जो नहीं है जातिवाचक संज्ञा उस पर गोला लगा दो। तो आप क्या करोगे, एक एक को चेक करोगे, जो नहीं लगेगी, जो भाववाचक में आती होंगी या फिर जो व्यक्तिवाचक में आती होंगी उनको सर्कल कर दोगे। ठीक है, ये होता है वर्गीकृत, वर्ग बनाना, मतलब अलग अलग करना, ग्रुपिंग करना। फिर व्यवस्थीकरण परीक्षा, इसमें क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आपको आगे पीछे करके यानी कि क्रम चेंज करके, सीक्वेंस चेंज करके आपको मैटर दे दिया जाता है या आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसको आपने क्या करना होता है, एकदम सेट करना होता है। ठीक है, तो ये होगी व्यवस्थीकरण परीक्षा। तो इस तरह से ये वाली हमने देख ली है परिमाणात्मक विधियां और अब हम बढ़ रहे हैं गुणात्मक विधियों की ओर। गुणात्मक विधियों में सबसे पहले देखिए संचित अभिलेख लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। संचित अभिलेख मतलब हमने जो रिकॉर्ड बना करके रखा हुआ है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। अब ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या चीज़ है, तो हमने बच्चे का जो रिकॉर्ड बना रखा है उसके आधार पर भी हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यानी बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड के रूप में लिख करके रखते हैं और ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारी हेल्प करता है बच्चे का मूल्यांकन करने में। तो संचित अभिलेख भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चे के मूल्यांकन में। इसके बाद देखिए अवलोकन या पर्यवेक्षण। अवलोकन या पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, अवलोकन मतलब देखना, पर्यवेक्षण मतलब देखना या पूरी तरह से देखना। तो इसमें बच्चे को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है किसी परिस्थिति में, हम उसका मूल्यांकन करते हैं।
ठीक है। बच्चा किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है उसको देख करके हम उसके बारे में डिसीजन लेते हैं या हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। जैसे अपनी आंखों से देखना है कि बच्चा इस परिस्थिति में कैसा बिहेव कर रहा है और फिर उसको क्या करना है, उसको नोट करना है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करना है। उसके बाद है साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू से आप सभी मुझे लगता है भली भांति परिचित ही हैं। किस तरह से आप इंटरव्यू के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिए हुए होंगे, या हम ये कह सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं आप गए हो, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में भी आपको पता है इंटरव्यूज रखे जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग देते हैं, तो उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं कई जगह पे, जैसे कॉलेज लेक्चरर में है। और अभी जो हमारी ये नई शिक्षा नीति है तो उसमें ये कहा जाता है कि हर जगह पे इंटरव्यू हुआ करेगा। तो इस तरह से जो इंटरव्यू है वो एक साधन है, वो भी एक विधि ही है। अगर आपने सामने वाले की नॉलेज को चेक करना है, अगर आपने सामने वाले का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना है, तो आप इंटरव्यू के माध्यम से भी कर सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या करते हो, पर्सनली उसके टच में आते हो, है ना। व्यक्तिगत रूप से आप उससे प्रश्न पूछते हो, उसकी नॉलेज को चेक करते हो, उसकी क्षमता के बारे में जानने का प्रयास करते हो, उसकी योग्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हो। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छा साधन है। इसके द्वारा हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, प्रत्यक्ष हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, सामने वाले को जानने का मौका मिलता है। तो इस तरह से इंटरव्यू के माध्यम से भी आप या कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति अपने स्टूडेंट का या किसी का भी मूल्यांकन कर सकता है। ये भी एक मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली विधि है। इसके बाद देखिए घटनावृत्त। घटनावृत्त क्या हो सकता है, घटना मतलब किसी सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पे भी जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इसमें क्या किया जाता है, आंखों से देखा जाता है कि बच्चा किसी सिचुएशन में कैसे काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे घटनावृत्त यानी कि बच्चे को एक सिचुएशन दी जाती है, क्रिएट की जाती है, ठीक है। घटनावृत्त की किसी घटना में बच्चे ने क्या सहयोग किया, यानी अगर आप बच्चे में सहयोग की भावना को ही मान लीजिए चेक कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे में कितनी सहयोग की भावना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उसको सिचुएशन दे ऐसे, ठीक है। अब वो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, घटना कैसी भी हो सकती है। कभी किसी को ज़रूरत पड़ी हो किसी काम की, उसके क्लास के ही क्लासमेट को या क्लास के या दूसरी क्लास के किसी बच्चे को, और उसके पास वो वस्तु उपलब्ध हो और उसने दी है या नहीं दी है, तो आप बच्चे में सहयोग की भावना को जब चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो वाक्य होना चाहिए कि उस दिन ऐसा हुआ था। तो घटना के आधार पर जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है या घटना घटते समय किसी बालक ने या किसी भी व्यक्ति ने जिसका भी आप मूल्यांकन कर रहे हो कैसा व्यवहार किया, उस आधार पर उसके बारे में कोई निर्णय लेना या फिर उसका मूल्यांकन करना कहलाता है घटनावृत्त, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी। हिंदी में इसको कहते हैं निर्धारण मापनी और इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। अब ये रेटिंग स्केल क्या होता है, तो ये रेटिंग स्केल एक स्केल है, एक निर्धारण मापनी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक मापनी अर्थात एक रेखा खींच ली जाती है, ठीक है। जैसे ये 3 में भी हो सकती है और 3 बिंदु वाली भी हो सकती है और 5 बिंदु वाली भी हो सकती है, ठीक है। अब ये 3 बिंदु या 5 बिंदु थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये 5 बिंदु वाली है, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बिल्कुल यहाँ पे ये कह दिया कि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आपने बच्चे से प्रश्न पूछा है और कोई भी आंसर बच्चे का नहीं आया। अब कहते हैं ना जैसे कि बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ लिख दिया अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ लिख दिया सकारात्मक और यहाँ लिख दिया आपने कुछ पीछे जाना, यानी अपने कह सकते हैं ना वेरी बैड या वो, तो मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैड, गंदा नहीं लिखना चाहती हूँ, वेरी बैड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेटिंग स्केल हो गया मान लीजिए। अब रेटिंग स्केल के आधार पर आपने बच्चे के बारे में निर्धारण करना है कि इनमें से आप क्या करोगे। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है ना मार्किंग होगी मूल्यांकन करते समय,
किस तरह से, जैसे यहाँ पे तो उसको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ 3 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे है उसका -1 और यहाँ पे है -2। ठीक है, इस तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हो रेटिंग स्केल या निर्धारण मापने के आधार पर। और 3 वाला, ये तो मैंने 5 वाली बना दी है ना, और 3 वाली भी बन जाती है। आप सीधी सी बात समझ लो रेटिंग स्केल से कि हम क्या करते हैं, आपको माइक्रो टीचिंग करवाते हैं जब, तो आप भी क्या करते हो, सारणी बनाते हो ना पीछे, और हम लोग टिक करते हैं कि सर्वोत्तम था या अच्छा था या कैसा था, वो वाली बात, संतोषजनक था, असंतोषजनक था, वही वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, और आप चाहो तो यहाँ पे सकारात्मक की जगह पे सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये रेटिंग स्केल भी हमारी बहुत हेल्प करती है। मैंने जैसे कि बताई है 5 वाला बनाया, आप 3 वाला भी बना सकते हो। 3 वाले में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अच्छे से संबंधित, एक हो जाएगा बिल्कुल 0, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एक तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, और बीच में न्यूट्रल वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी के द्वारा भी आप बच्चे को अच्छे से चेक कर सकते हो, उसकी उपलब्धि को चेक कर सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट गुणात्मक विधियों के अंतर्गत जो विधि है वो है प्रश्नावली। प्रश्नों की सूची होती है इसमें, प्रश्नावली, प्रश्नधन जो है उसकी आवली, आवली का मतलब होता है सूची, तो प्रश्नों की एक सूची होती है। तो मैंने वैसे, मुझे लगता है मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया होगा प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली को ना डाक से भेजा जाता है, प्रश्नावली को डाक से भेजा जाता है। इसका अगर सही तरीका अपनाना हो तो इसमें क्या किया जाता है, जिससे भी हमने प्रश्नों के उत्तर लेने हैं उसको डाक से हम उसके घर पर भेजते हैं, और वहाँ से उसको डाक के माध्यम से उसको प्राप्त होती है, वो उसको खोलता है गुप्त तरीके से। जो भी प्रश्न होते हैं वो हाँ और नहीं में उत्तर देने होते हैं। ठीक है, प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में देना होता है, आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ हाँ और नहीं में आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नावली को वो खोलेगा जो हमने उसको डाक के माध्यम से भेजी है, और गुप्त तरीके से उसके आंसर लिख करके और वापस से जिस एड्रेस से हमने उसको भेजी है उसी एड्रेस पे वो पोस्ट कर देगा। ठीक है, ये तरीका होता है सही रूप में। लेकिन आधुनिक युग है तो आज के समय में ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि आज के समय में ऐसे ही प्रिंट निकाल करके प्रश्नों की सूची और बच्चों को दे दी जाती है। हाँ, गुप्त तरीके से ही किया जाता है। अगर सही प्रयोग की बात करूँ तो आज भी किया उसको गुप्त तरीके से ही काम में लिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, डाक से भेजने वाला जो माध्यम था या जो पहले करते थे, जो सही तरीका था इसका, वो आजकल चेंज हो गया है, बदल गया है। ठीक है, तो प्रश्नावली भी एक माध्यम है। आपने सामने वाले का मूल्यांकन करना है तो आप उनसे जो विभिन्न प्रश्न पूछना चाहते हो या पूछने वाले हो वो आप प्रश्नावली के माध्यम से भी पूछ सकते हो। इस विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इस विधि का प्रयोग करके भी आप बालक का मूल्यांकन कर सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दी परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां दोनों। ठीक है, इम्पोर्टेंट था, एक एक चीज के बारे में आपको जैसे जैसे मैंने बताया है उतना उतना आपको पता होना चाहिए, जरूरी है इतना इतना पता होना। ठीक है, तो परिमाणात्मक विधियों में मतलब परीक्षा की बात होना तो 3 प्रकार की परीक्षा, फिर लिखित में 3 प्रकार की, फिर वस्तुनिष्ठ में ये 7 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं या परीक्षाएं हो सकती हैं। उसके बाद गुणात्मक विधियों के अंतर्गत संचित अभिलेख के द्वारा हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। अवलोकन, उसको देख करके हम ऑब्जर्व करके फिर उसके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। किसी घटना के अंतर्गत वो कैसा व्यवहार करता है उसको नोट डाउन करके उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। रेटिंग स्केल या निर्धारण मापने के आधार पर कर सकते हैं, या प्रश्नावली का प्रयोग करके हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन की हमने अर्थ विशेषताएं, हम कहें कि उसके महत्व को पढ़ लिया है, डेफिनेशंस परिभाषाएं भी हमने उसकी पढ़ ली हैं, और आज की क्लास में हमने मेथड्स भी पढ़ लिए हैं, इवोल्यूशन के मूल्यांकन की विधियां भी पढ़ ली हैं। अभी मूल्यांकन से संबंधित जो हमारी लास्ट यूनिट होती है उसमें अभी काफ़ी पीछे का भी रहता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मूल्यांकन से संबंधित हमारी ये यूनिट काफ़ी लेंथी है तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। यानी अभी इससे रिलेटेड हमारे ये मान लीजिए 2 से 3 तो मूल्यांकन की विधियों से संबंधित में मूल्यांकन से संबंधित पार्ट्स वीडियो
आने वाली हैं, 2 से 3 तो वीडियो बनेगी, आराम से बनेगी इतनी तो, ठीक है। तो आज की क्लास में मेथड्स पढ़ा दिए हैं, इससे आगे का मैटर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।